हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब पेपर टू एसएसटी के लिए महा मैराथन चल रहा है। तो आज हम सब का जो क्लास 7 जो हिस्ट्री है उसका 6वां चैप्टर तक हम सब कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम सब इस इसी 7 के हिस्ट्री के 7वें चैप्टर से लेकर और पूरे जितने भी लास्ट चैप्टर रहेंगे पूरे चैप्टर को हम सब कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब जितने भी चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू रहेंगे हम सब करते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो चलिए देखिए, लिखा गया है कि जनजातियां खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जो चैप्टर है इस चैप्टर से कम 5 से 6 प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो एकदम ठीक से और ध्यान से। तो इस चैप्टर को ध्यान से, क्योंकि कम से कम 5 या 4 प्रश्न हिस्ट्री यहाँ इससे पूछा है और इसी चैप्टर से कम 2 या 3 प्रश्न जो पैडालॉजी आता है यहीं से बनाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो देखिए, लिखा गया है जनजातीय समाज। तो देखिए, लिखा है जनजातीय समाज। तो बताया गया कि अलबत्ता दूसरी तरफ, जो अलबत्ता थी, तो बताया गया अलबत्ता दूसरी तरफ समाज समाज भी इस समय मौजूद थे। बताया गया कि उपमहाद्वीप के कई समाज थे ब्राह्मणों ब्राह्मणों द्वारा बताया गया कि ब्राह्मणों द्वारा बताए गए सामाजिक बया बनाए गए, याद रखना थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर है कि बनाए गए ना, तो बनाए गए जो सामाजिक नियम नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे ना। तो आगे देखिए, लिखा गया और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। तो याद रखना कि जो कौन, तो जान लेना ये कौन थे, तो अलबत्ता। याद रखना, बहुत बार पूछ सकता है। तो ये जो अलबत्ता एक समाज थी ना, एक समाज थी। तो ये अलबत्ता जो समाज थी यह ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम एवं जो कायदे कानून थे उनको नहीं मानती थी। तो याद रखना, इससे आपको ऐसे पूछेगा कि जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम कानून को सभी मानते थे तो नहीं मानते थे, क्योंकि ये अलबत्ता लोग नहीं मानते थे। और आगे देखिए बताया गया कि अक्सर अक्सर ऐसे समाज को जनजाति के सदस्य नातेदार के संबंध से जुड़े होते थे। बताया गया कि कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरे जनजातियों के लोग शिकार संग्राहक या पशुपालक थे। बताया गया कि कुछ जनजातियां खाना बदोश थी। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में से कई बड़ी जनजातियां फली फूली। तो इस बात को इतना एकदम थ्योरी की तरफ सुनते रहना। अभी इसी चैप्टर से संबंधित हम सब पीवाईक्यू करेंगे। तो आगे देखिए, जनजाति लोग कैसे थे। तो देखिए, बताया गया जनजाति लोग कौन थे। आगे देखिए, बताया गया कि समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत बहुत कम जानकारी दी है ना। इस बात को याद रखना, बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट में पूछता है। तो देखिए, लिखा गया है कि बहुत कम जानकारी दी है। अब बताया गया क्यों, तो बताया गया कि कम जानकारी दी है। जनजातियां लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। इसका इलाका था रहता था जनजातियों का जो इलाका रहता था, और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। बताया गया कि पंजाब में खोखर, बहुत बार पूछा जाएगा तो इस बात को याद रखना कि पंजाब में कौन, तो पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं से 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। ऐसे देगा कि मिलान करने के लिए कौन कौन कहाँ के जनजाति थे। तो यहाँ पर जैसे पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और यहाँ पर जनजातियाँ देगा। तो इस बात को ऐसे याद रखना। पहला कौन सा है, तो देखिए खोखर जो है वह पंजाब की है। आगे देखिए, लिखा गया है कि यहाँ पर बताया गया यहाँ बाद में खग्गर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो देखिए, जैसे बताया गया कि पंजाब में पहले खोखर लोग थे। कौन, खोखर लोग थे ना, 13वीं 14वीं शताब्दी में बहुत ये इसके दौरान बहुत प्रभावशाली थे। उसके बाद क्या हो गया कि बताया गया उसके बाद यहाँ पर खग्गर खग्गर लोग महत्वपूर्ण हो गए। आगे देखिए, बताया गया कि उनके मुखिया कमाल खान खग्गर। तो याद रखना, बहुत पूछ सकता है कि ये कमाल खान खग्गर क्या थे। तो ये जनजाति के मुखिया थे। किसका जनजाति के, तो खग्गर जनजाति के मुखिया थे। तो याद रखना, खग्गर ये क्या थे, कमाल जनजाति के मुखिया को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो याद रखना, बहुत बार पूछा जाएगा कि
जो अकबर थे, अकबर ने किस जनजाति के मुखियों को बादशाह बनाते या जनजाति को किस जनजाति मुखिया को बादशाह बनाया था? याद रखना अकबर ने मनसबदार बनाया था, बादशाह नहीं मनसबदार बनाया था। तो याद रखना कौन से? तो कमाल खान गख्खर, कमाल खान गख्खर को अपना मनसबदार बनाया था। इस बात को याद रखना, बहुत एकदम डीपली में बहुत बार पूछा जाएगा। आगे देखिए बताएगा कि उत्तर पश्चिम में एक उत्तर पश्चिम में विशाल एवं उत्तर पश्चिम में विशाल एवं शक्तिशाली जनजातियां बलोच रहती थी। तो याद रखना बहुत बार पूछा जाता है बलोच जनजाति कहाँ थी? तो याद रखना बलोच जनजाति कहाँ थी? तो उत्तर पश्चिम। बलोच जनजाति उत्तर और पश्चिम में, कहाँ पर? उत्तर और पश्चिम में। बात बार बोल रहे हैं, इस बात को याद रखना। बलूच जनजाति उत्तर पश्चिम में और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी ना। तो याद रखना ये बताया गया, ये लोग अलग अलग मुखियाओं गडेरियों की जनजाति थी। तो याद रखना ये जो बलूच जनजाति थी ये अलग अलग मुखियाओं एवं गडेरियों की जाति थी। आगे देखिए बताया गया उपमहाद्वीप के सुदूर प्रांत उत्तर पूर्वी भाग भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो याद रखना ऐसा पूछा जाएगा कि बलोच कहाँ के थे? तो याद रखना बलोच उत्तर पश्चिम के थे। और पूछा जाएगा या नागा या अहोम कहाँ की थे? तो याद रखना सुदूर प्रांत के पूरब और उत्तर पूरब में। तो याद रखना उत्तर और पश्चिम अर्थात ये जो आपका उत्तर है, उत्तर और पश्चिम में कौन थे? तो बलोच थे। उत्तर पश्चिम में बलोच, और बताया गया उत्तर और पूरब में कौन थे? तो याद रखना कौन? नागा और अहोम थे। इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि बिहार और झारखंड 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बताया गया कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी कोली बेराद और भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली। बताया गया कि मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कहाँ तो इस बात को एक बार नोटिस करते हुए चलना। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि बताया गया कि बड़ी तादाद में फैले गए थे। आगे देखिए बताया गया कि खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे होते थे? याद रखना खाना बदोश बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए लिखा गया है खाना बदोश चारवाहे अपने जानवरों के साथ सुदूर प्रांत में, कहाँ पर? तो याद रखना कहाँ पर? तो याद रखना जो खाना बदोश लोग थे वे खाना बदोश लोग अपने जानवरों के साथ, बहुत बार पूछा जाता है ये खाना बदोश लोग या खाना बदोश की विशेषता है। तो याद रखना खाना बदोश लोग अपने जानवरों के साथ तो अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे और उनका जीवन दूध और अन्य पशुपालक जो पशुचारी उत्पादन पर निर्भर रहता था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज और कपड़े और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि की विनिमय भी करते थे। बताया गया कि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। तो याद रखना बहुत बार पूछा गया है कि जो खाना बदोश थे, खाना बदोश में कौन से सबसे महत्वपूर्ण थे? तो याद रखना जो बंजारे थे। बंजारे एक जनजाति थी। तो बंजार जनजाति जो थी यह व्यापार के लिए एकदम महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आगे देखिए बताया गया कि उनका करवा टाडा कहलाता था। तो जो उनका करवा था, उनका जो टोली था वे करवा टाडा कहलाता था। आगे देखिए बताया गया कई पशुचारी मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालते पोसते थे। याद रखना जो मवेशी लोग रहते थे वे बहुत से जनसंख्या में घोड़ों को पालते पोसते और जानवरों को पालते पोसते थे और भ्रमण करते थे। आगे देखिए बताया गया कि बदलता समाज कई जातियाँ की श्रेणियाँ। याद रखना बदलता समाज और कई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो देखिए लिखा गया है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरत बढ़ती गई नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। बताया गया कि वर्णों के भीतर छोटे छोटे जातियाँ उभरने लगी। बताया गया उदाहरण के लिए
ब्राह्मण ब्राह्मण के बीच कई जनजातियाँ सामने आई, ब्राह्मणों के बीच कई जनजातियाँ सामने आई और बताया गया कि दूसरी ओर कई जनजातियाँ और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। तो क्या हुआ कि कई जनजातियों को सामाजिक समूह में और जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। तो अब जो बहुत लोग जनजाति नहीं मानते थे ब्राह्मण लोग, तो बताया गया कि ब्राह्मणों के बीच कई जनजातियाँ ऐसी उभरी कि क्या हुआ कि कई जनजातियों ने क्या किया कि सामाजिक समूह और विभाजन में शामिल हो गया, अर्थात उन सभी में शामिल हो गए और बताया गया उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया और उन्हें अन्य जातियों का या जातियों का दर्जा दे दिया गया। और आगे देखिए बताया गया कि वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। अब क्या हुआ कि अब वह वर्ण के बजाय अर्थात वह क्षत्रिय और ब्राह्मण और ये के बजाय अब जाति संगठन का वर्चस्व हो गया। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। बताया गया कि राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोग के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई के लिए संबंध निकला। आगे देखिए बताया गया कि नज़दीक से एक नज़र। तो अब देखिए एक बार और बताया गया जनजातियों के बारे में। तो अभी याद रखना जो खोखर थे वह पंजाब के थे, अब इसके अलावा अब और आएंगे तो याद रखना। देखिए लिखा गया है कि गौड़ न बताया गया गौड़ और गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा जाएगा कि जो गौड़ लोग थे, गौड़ जनजाति थी एक, तो याद रखना गौड़ जो जनजाति थी वह गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहती थी। आगे देखिए बताया गया वे स्थानांतरित मतलब समझ सकते हैं जैसे स्थानांतरित मतलब अलग अलग स्थान पर। स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह जगह बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में विभक्त थे। तो बहुत बार पूछा जाएगा, तो इस बात को याद रखना कि जो गौड़ जनजाति थी वह छोटे छोटे कुलों में विभाजित थी। ऐसे ही जान लीजिए, ऐसे स्टेटमेंट देकर पूछेगा, तो इस बात को याद रखना। तो देखिए जो गौड़ जनजाति थी वह छोटे छोटे कुलों में विभाजित या बटी हुई थी। प्रत्येक कुल होता था वह कुल का अपना राजा या राय होता था। जो कुल होता था, एक छोटे छोटे जो कुल होते थे वहाँ के हर एक कुल के क्या अपना एक राय या राजा होता था। बताया गया कि सिर्फ समय बताया गया कि जिस समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी, जिस समय क्या हुआ कि जो दिल्ली के सुल्तान था तो उसकी जब ताकत घटने लगी, तो बताया गया उसी समय कुछ बड़े जो गौड़, तो याद रखना उसी समय बड़े जो गौड़ राज्य थे, छोटे छोटे गौड़ सरदारों पर हमला करने लगे। क्या किया कि गौड़ ने सरदारों पर हमला करने लगे। या आगे देखिए बताया गया कि गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में। तो देखिए आगे एक गढ़कटंगा है, गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। बहुत बार पूछा जाएगा स्टेटमेंट में, तो इसको याद रखना कि गढ़कटंगा जो एक गढ़कटंगा था, गौड़ राज्य का एक गढ़कटंगा था, उसमें 70,000 गाँवें थी। आगे देखिए बताया गया कि यह एक समृद्ध राज्य था। बताया गया कि गौड़ सरदारों को ये अब राजपूत के रूप में मान्यता करने की चाहत हुई। अब जो गौड़ राज्य थे, जो गौड़ राज्य लोग थे, तो वह लोग क्या किए कि अब सोच रहे थे कि अब हम सब राजपूत की मान्यता प्राप्त करेंगे। तो इस बात को याद रखना। और आगे देखिए बताया गया कि अहोम लोग मौजूदा म्यांमार। तो याद रखना, बहुत बार पूछ सकता है कि अहोम लोग कहाँ के थे, तो याद रखना म्यांमार के। तो जो अहोम लोग थे वह म्यांमार में आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। उन्होंने बुआई भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवहार को दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की। आगे देखिए बताया गया कि 16वीं सदी के दौरान उन्होंने कोच, याद रखना कोच हाजा न कोच
हाजों के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। आगे देखिए कौन, अहोम लोग, याद रखना अहोम लोग क्या कर लिया, अपने अन्य जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य राज्य बनाया और इसके इसके लिए 1530 के दशक में, आगे देखिए बताया गया कि इन इन वर्ष इतने इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना कि इसके बाद अभी पानीपत में जो बाबर आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था, बारूद और गया था, और उसके बाद जनजाति में अगर पूछा जाए कौन सी जनजाति आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया था, तो याद रखना अहोम। कहाँ की थी, म्यांमार की थी। तो इस बात को याद रखना, इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। बताया गया कि 1660 तक आते आते उच्च क्या हुआ, तो उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का प्रयोग करने में सक्षम हो गए। बताया गया कि अहोम जो समाज था कुलों में विभाजित था, तो अहोम समाज भी क्या था, तो ये भी कुलों में विभाजित था। आगे देखिए बताएगा जिन्हें खेल कहा जाता है। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि जो अहोम समाज था वह कुलों में विभाजित था, जिन्हें क्या खेल कहा जाता है या क्या कहा जाता है। तो इस बात को याद रखना कि अहोम जनजाति को जो कुलों में विभाजित थे उन्हें खेल कहा जाता था। आगे देखिए बताया गया कि कई खेल कहा जाता। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवी देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन क्या हुआ, 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव को बढ़ोतरी हुई और अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज में क्या हुआ, बदल गया। आगे देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पर जितनी सी इसी 2 पेज को अगर आपने ठीक से सुना होगा तो इन सभी प्रश्नों को आराम से यूँ कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है, पहला स्टेटमेंट देखिए लिखा गया है कि उत्तरी, बताया गया कि उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे ना। आगे देखिए, और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजाति समाज कहा जाता था। तो ये बात अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो ये बात सही है। दूसरा है कि जनजाति समूह व्यक्तिगत रूप में भूमि और चारगाहों पर नियंत्रण रखते थे। तो ये बात भी सही है। आगे देखिए बताया गया कि जो जाति थी, जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते थे। तो आज तक हो ही नहीं सकता कि कोई भी एक दूसरे पर न निर्भर रहे, अलगाव रहे, कुछ भी किसी भी भिन्नता से रहे, पर हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अर्थात हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और सिर्फ पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि चेर, याद रखना चेर जनजाति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है कि बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह ने चेरों पर हमला कर उन्हें परास्त किया था। तो ये बात सही है। दूसरा है कि इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो चेर पूरी तरह अधीन नहीं हुए थे। तो क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। और जो पूछा है कौन सा असत्य है, तो जो असत्य है वही सही हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया है कि खानाबदोश के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बताया गया खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशुवृद्धि के साथ चारागाह से एक दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। तो ये बात सही है। दूसरा है कि ये समाज के किसी अन्य जाति वर्ग के संपर्क नहीं रहते थे। और बताए ये लोग अपने ज़रूरतों के सामान के लिए आत्मनिर्भर रहते थे। तो ये बात सही है, ये बात भी सही है। अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, जो बंजारे लोग थे वह कौन थे। बताया गया कि बंजारे कौन थे। तो बंजारे क्या थे, बताए थे ये बंजारे एक महत्वपूर्ण क्या थे, व्यापारी थे। इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि गौड़ राज की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम, तो याद रखना कौन कौन से। तो बताया गया, देखिए ये ऐसे ट्रिक, देखिए पहले राज्य है तो ये तो सही हो जाएगा। अब बचा कौन, तो याद रखना पहला राज्य था, फिर कौन था, तो राज्य था, फिर गढ़ था। कौन था, तो यह राज्य था, फिर गढ़ था। तो अब मान लीजिए ये दोनों तो कट गया, तो बचा राज्य हो गया, गढ़ हो गया, राज्य हो गया, गढ़ हो गया। अब देखिए लिखा है वह होत
और 84। तो याद रखना पहले क्या था, तो पहले 84 था फिर बरहुत था, तो अर्थात हमारा कितना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा गया है कि गौड़ जनजाति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है जो गौड़ गौड़ लोग थे गौड़वाना नामक विशाल वन वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानीय कृषि करते थे, तो ये बात क्या है, सही है। दूसरा देखिए लिखा गया है गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना एक राय होता था, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए लिखा गया है गौड़ राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो याद रखना गौड़ राज्य और जो गढ़कटंगा का उल्लेख किस किस पुस्तक में मिलता है, तो ये याद रखना कहाँ पर मिलता है, तो याद रखना ये अकबरनामा में मिलता है, क्योंकि अकबर ही एक अहोम जनजाति थी, तो अहोम जनजाति को अपना क्या मनसबदार बनाया था, तो ये गौड़ कटंगा और अहोम लोगों पर भी ये दोनों लोग आपस में ही लड़े तो थे। आगे देखिए बताया गया कि मध्यकालीन गौड़ समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कारण पर विचार कीजिए। लिखा गया है कि देखिए कथन दिया गया है कि मूलतः बराबरी वाला गौड़ साम्राज्य धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। बताया गया कि जो बराबरी जो गौड़ समाज थी वह धीरे धीरे क्या हुआ, असामाजिक सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया, तो हाँ ये बात सही है। दूसरा है कि गौड़ जनजाति छोटे छोटे कुलों में बट गई थी, तो ये बात भी सही है। तो ये देखिए क्या हो गया, ये हमारा दोनों ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखिए बताया गया कि अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उनका सामना किससे हुआ, तो याद रखना उसका सामना किससे हुआ था, किससे, तो बताया गया कि उनका सामना हुआ था रानी, किनका हुआ था, तो याद रखना रानी दुर्गावती से। किससे हुआ था, तो रानी दुर्गावती से हुआ था। आगे देखिए बताया गया कि गोंडवाना क्षेत्र में गढ़कटंगा राज के द्वारा किस जानवर का निर्यात काफी मात्रा में होता था, तो याद रखना गौड़कटंगा जो गोंडवाना जिले के जो गढ़कटंगा लोग थे, तो वो किस जानवर का निर्यात करते थे, तो याद रखना हाथियों का बहुत ज़्यादा निर्यात करते थे। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए बताया गया कि इतिहासकारों एवं मुसाफिरों द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है, तो ये बात गलत है, कम जानकारी दी गई है, अर्थात थोड़ी थोड़ी मिली होती है। आगे देखिए बताया गया कि जनजाति लोग अपने समृद्ध रीति रिवाज और परंपरा का संरक्षण वाचिक और मौखिक तरीके से करते थे, तो ये बात सही है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है। आगे देखिए लिखा गया है कि 11वीं और 12वीं सदी के जनजाति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो देखिए यह कौन सा सत्य है, तो देखिए बताया गया कि कुछ जनजाति परिवार शासक वर्गों में शामिल हो गए और कई कुल राजपूत मान लिए गए, तो ये बात सही है। दूसरा है कि पंजाब सिंध उत्तरी पश्चिम सरहद के प्रभुत्व जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था, काफ़ी पहले ही इस्लाम को अपना लिया था, तो ये बात गलत है। दूसरा है कि इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया, तो ये क्या है, तो ये बात क्या है, ये बात सही है, अर्थात हमारा हो जाएगा पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए लिखा गया है कि अहोम जनजाति लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे, तो याद रखना जो अहोम लोग थे वह म्यांमार के थे, कहाँ के, म्यांमार के थे, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए अहोम राज्य के अंतर्गत जो पाइक थे, पाइक किसे कहा जाता था, तो याद रखना जो पाइक रहते थे वे पाइक किसे कहा जाता था, तो याद रखना पाइक को श्रमिक कहा जाता था, एक पाइक क्या रहते थे, एक श्रमिक थे, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि कौन से जनजाति लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल शुरू कर दिया और 1660
60 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद तोपों का निर्माण का सक्षम या तोपों के निर्माण के लिए सक्षम होंगे। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा, तो याद रखना अहोम जनजाति। कौन? अहोम जनजाति। अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहते हैं, तो याद रखना जो यही अहोम क्या था, तो अहोम जो कुलों में विभाजित था। कहाँ पर? याद रखना जो अहोम ये जो कुलों में विभाजित था, कुलों में जो विभाजित था, तो इसी को अहोम में क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था। अगला देखिए लिखा गया है कि अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, तो ये बात सही है। दूसरा है अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों और विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था, कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो देखिए अगले चैप्टर का नाम है ईश्वर में अनुराग। क्या है? ईश्वर में अनुराग। तो चलिए दोस्तों एकदम ध्यान से, तो देखिए लिखा गया है कि परमेश्वर, तो देखिए लिखा गया है कहाँ, तो लिखा गया है परमेश्वर का विचार। तो देखिए है कि बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न समूहों के दौरान अपने अपने देवी देवता की पूजा करते थे। बताया गया कि जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते जाते तब एक नए विचार विकसित होने लगे थे। बताया गया कि यही मनुष्य यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता था। आगे देखिए बताया गया कि श्रीमद् भगवत गीता में व्याप्त यह विचार सामान्यतः ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में ही लोकप्रिय हो गया था। बताया गया कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में माना जाता था। तो याद रखना किस शिव, विष्णु और दुर्गा किसे, तो याद रखना बहुत बार पूछा गया है। तो शिव, विष्णु और दुर्गा को, इन तीनों को क्या देवी देवता के रूप में पूजा जाता था। आगे देखिए बताया गया कि दक्षिण भारत में भक्ति, तो देखिए लिखा गया है नैनार और अलवार। बहुत बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान में रखना। देखिए लिखा गया है नैनार और अलवार सातवीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। बताया गया कि इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार बताया गया कि जो शैव संत थे, यहीं से प्रश्न पूछेगा तो याद रखना जो नैनार थे यह शैव संत थे और जो अलवार थे यह वैष्णव संत थे। तो ये बात याद रखना, नयनारों क्या थे? शैव संत थे और अलवारों क्या थे? तो वैष्णव संत थे। तो नयनार शैव मतलब शिव, तो याद रखना शिव अर्थात नयन शिव, तो याद रखना ये नयनार शिव के भक्त थे और जो अलवार थे यह विष्णु भक्त थे। आगे देखिए बताया गया ये जो संत सभी जातियों में थे, ये जो संत लोग थे ये सभी जातियों में थे, ये नहीं कि सिर्फ एक जाति वाले ही शैव संत थे और एक ही जाति वाले वैष्णव, ये सभी जातियों में बस अलग अलग मानने वाले थे। आगे देखिए बताया गया कि जिनमें पुलैया और पनार, तो याद रखना जिनमें क्या होता था, तो बताया गया एक पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति लोग भी रहते थे। तो याद रखना बहुत बार पूछा जाएगा कि जो ये पुलैया और पनार थे ये क्या थे, तो ये अस्पृश्य जनजाति थे। ऐसे भी पूछ सकेगा कि ये पुलैया और पनार ये क्या थे, तो याद रखना ये अस्पृश्य समझे जाने वाली जनजाति थी। आगे देखिए बताया गया कि यह बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। कौन? तो यही लोग नैनार और अलवार लोग क्या थे, तो यह बौद्ध जनों के कटु आलोचक थे। बताया गया कि और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्त का मार्ग बताते थे। अर्थात जो नैनार और अलवार लोग थे यह बुद्ध के जन को, अर्थात जो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को आलोचना करते थे और शिव और विष्णु के मार्ग को अपना भक्ति का मार्ग बताते थे। आगे देखिए बताया गया कि उन्होंने संगम साहित्य में समाहित
प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। बताया गया कि नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो एक बात को याद रखना, बहुत बार पूछा जाएगा कि जो नैनार और अलवार थे, तो ये नैनार और अलवार ये घुमक्कड़ थे, अर्थात ये घूम घूम कर अपनी जो उपदेश देते थे। आगे देखिए बताया गया, वे जिस किसी स्थान पर गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय जो देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें गीतबद्ध कर दिया करते थे। तो इस बात को याद रखना, नैनार और अलवार क्या थे, तो ये घुमक्कड़ थे और जहाँ भी जाते थे वहाँ के जो अस्थाई देवी देवता रहते थे उनके बारे में संगीत को लिखते थे, गाते थे ना। आगे देखिए बताया गया कि दर्शन और भक्ति। तो देखिए लिखा गया है शंकर बताया गया कि शंकर भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक ही थे। तो याद रखना, जो शंकर थे, शंकर एक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। बताया गया कि जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। तो याद रखना ये शंकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये भगवान शंकर नहीं है, ये शंकर कोई व्यक्ति है। तो बताया गया शंकर का जन्म केरल प्रदेश में हुआ था। आगे देखिए बताया गया कि वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो यहाँ पर पूछेगा तो याद रखना, जो शंकर थे, तो शंकर अर्थात अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीव आत्मा और परमात्मा या जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा को एकमात्र या परम सत्य या निर्गुण या निराकार है। तो याद रखना, किसने ये सब कहा, तो शंकर ने कहा था। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या बताया, अर्थात जो शंकर थे, इस शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या बताया या माया माना और बताया कि संसार का परित्याग करके संन्यास लेने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अर्थात इन्होंने, जो शंकर थे, यह अद्वैतवाद के समर्थक थे और इन्होंने ऐसा किया कि जो संसार के चारों ओर है ये सब व्याप्त है, ये सब मिथ्या है, माया है और इन संसार को त्याग कर ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। बताया गया कि रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। तमिलनाडु, तो याद रखना रामानुज कहाँ पर पैदा हुए थे, तमिल। तो याद रखना रामानुज तमिलनाडु और शंकर जो अभी हम सब पढ़े कि शंकर कहाँ के थे, तो शंकर कहाँ पर पैदा हुए थे, केरल। केरल में हुए थे। और ये जो रामानुज तमिलनाडु में हुए थे, ये भी पूछ सकता है। आगे देखिए बताया गया कि ये विष्णु क्या थे, वे अद्वैत का मतलब वह शंकर के उपासक थे। तो शंकर अद्वैत अर्थात शंकर के उपासक थे। पर ये रामानुज थे, तो रामानुज किसके थे, तो याद रखना रामानुज ये विष्णु भक्त या अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। जो अलवार अर्थात जो विष्णु अभी देखा ना, नैनार क्या थे, तो वह शैव संत थे और अलवार विष्णु संत थे। तो ये क्या थे, जो रामानुज थे यह अलवार के थे और जो शंकर थे अर्थात जो ये शंकर थे वह शैव अर्थात वे संत थे, शैव संत को समर्थन करते थे, ऐसा। तो ये स्पष्ट है, शंकर वाला तो स्पष्ट है, शंकर अद्वैत और क्या है, शैव संत, इस स्पष्ट है। अब आगे है कि जो वैष्णव थे, अलवार जो थे वैष्णव थे, तो अलवारों के बताया गया कि ये जो रामानुज थे ये वैष्णव भक्त अलवार संतों में प्रभावित थे। बताया गया कि रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद, याद रखना जो शंकर थे वे अद्वैतवाद थे, जो शंकर थे तो शंकर क्या है, तो अद्वैतवाद है। पर ये जो विष्णु क्या रामानुज है, ये रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बताया गया कि जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाई रखती है। बताया गया कि उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति है। तो देखिए जो शंकर थे, शंकर ने अद्वैतवाद के समर्थन देते हुए बताया कि यह मोह माया है सब, और ऐसा उपदेश दिया। पर जो रामानुज थे वह विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक थे और उन्होंने परमात्मा को या उन्होंने विष्णु भक्ति पर समर्थन दिया। अर्थात आगे देखिए बताया गया कि महाराष्ट्र के संत, तो देखिए लिखा गया है 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। बताया गया कि जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। बताया गया कि
उन उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर। तो याद रखना ज्ञानेश्वर कहाँ के, तो महाराष्ट्र के संत थे। याद रखना ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई। याद रखना सखुबाई जैसे स्त्रियां। कौन, तो याद रखना सखुबाई जैसे स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य था। तो अभी हम सब कहाँ पढ़े, तो याद रखना अभी हम सब कहाँ पढ़े कि जो अस्पृश्य था। तो अभी हम सब इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े, तो ये आगे चला गया होगा। तो देखिए इस बात को याद रखना, अस्पृश्य जात, हाँ यहाँ यही पर है। तो याद रखना अस्पृश्य जाति जो पुलैया और पनार ये जनजाति थी, ये अस्पृश्य जनजाति की थी। तो अभी आगे हम सब कहाँ पर पढ़े, तो देखिए अभी आगे हम सब पढ़े ये महाराष्ट्र में। तो याद रखना महाराष्ट्र में ये जो चोखा मेला और सखुबाई जैसे क्या था, ये जो परिवार थी, ये परिवार क्या थी, अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जात की थी। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि भक्ति की यह क्षत्रिय परंपरागत पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देवी ईश्वर संबंधित विचारों पर केंद्रित था। बताया गया कि इन सब संतों कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। बताया गया कि दूसरे के दुखों को बांट लेना, जरूरतमंद की सेवा करना, और बताया गया कि इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। आगे देखिए बताया गया कि इस्लाम और सूफी। तो देखिए है कि संत और सूफी में बहुत अधिक समानता थी। तो याद रखना संत, इस्लाम और सूफी, ये तो नाम से भी स्पष्ट है कि ऐसा लग रहा है दोनों इस्लामिक ही है। तो याद रखना, पर बताया भी गया कि ये इस्लाम और सूफी क्या थे, ये दोनों की अपने में आपस में बताया गया कि ये बहुत ही अधिक समानता थी। अब देखिए बताया गया कि यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया था, और बताया कि उन्होंने अपनाया। और बताया गया कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। तो इस बात को याद रखना, जो सूफी थी तो सू और रहस्य। तो सूफी जो थे ये सूफी रहस्यवादी मुसलमान, जो सूफी मुसलमान थे वह रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे। बताया गया कि ईश्वर के प्रति और भक्ति तब तक बताया गया कि भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। आगे देखिए बताया गया इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी कि अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। आगे देखिए बताया गया कि 18वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, तो याद रखना कौन सा, तो शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकास किया। आगे देखिए बताया गया कि इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। बताया गया कि सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत अस्वीकार किया। आगे देखिए बताया गया कि वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहते थे। कौन, सूफी लोग। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहता है। बताया गया कि औलिया या पीर, याद रखना कौन, औलिया या पीर देख रेख में जिक्र, चिंतन, रक्स, रीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण सूफी सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। आगे देखिए बताया गया कि 11वीं कौन सा, तो याद रखना 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी संत जो थे, अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। बताया गया कि जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद रखना कहाँ के, तो याद रखना हिंदू में बसने लगे, और जैसे कि कहाँ के, अजमेर के। याद रखना कहाँ के, तो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली के कुतुब मीनार, याद रखना कुतुबुद्दीन, याद रखना सॉरी दोस्तों, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली के
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पंजाब के बाया फरीद, दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया को कौन, तो मोइनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग और बंदारनवाज गिरसु गिर गिरसुदराज। आगे देखिए बताया गया कि उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, तो आप देखिए धार्मिक बदलाव, तो आगे देखिए लिखा गया है कि 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। बताया गया कि यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी, याद रखना कौन, नाथपंथी सिद्धों और योगियों को कौन सा, तो याद रखना कौन, तो नाथपंथी और सिद्ध और योगियों के परस्पर एक दूसरे से प्रभावित किया ना, प्रभावित किया। उनमें से कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। बताया गया कि तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय पर विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें क्या किया, उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। आगे देखिए बताया गया कि असम के शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। आगे देखिए है कि इस परंपरा में दादू रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल हो गए। आगे देखिए लिखा गया है अब कबीर, तो देखिए कबीर के बारे में है कि 15वीं-16वीं सदी में एक अत्यधिक प्रभावशाली संत कबीर दास निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से जो मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बताया गया कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे, अर्थात जो कबीर थे, कबीर के हिंदू और मुसलमान दोनों लोग अनुयायी थे, उनके मानने वाले थे। बाबा गुरु नानक, तो देखिए बाबा गुरु नानक, तो बताया गया कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 में तलवंडी पाकिस्तान, याद रखना कहाँ पर, तो गुरु नानक ने तलवंडी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में ननकाना, कौन सा, ननकाना साहब, अर्थात वहाँ जन्म हुआ था इनका। जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। बताया गया कि धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्ति की गई उसे धर्मशाला कहा गया, अर्थात जहाँ पर कई यात्रा करने के बावजूद जिस जगह को उसने नियुक्त किया अर्थात चुना, तो उस जगह को चुना, उस जगह को धर्मशाला कहा गया। आगे देखिए बताया गया कि इस और आज जो धर्मशाला था उस समय, जो आज हम इसे गुरुद्वारा कहते हैं। लंगर की शुरुआत सिख के पवित्र ग्रंथ साहब के रूप में किया जाता है। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, अगर इतने 2 पेज को आपने ठीक से सुना होगा तो इन सभी प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। आगे देखिए बताया गया कि प्रारंभिक शताब्दी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया कि विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाता था, तो ये बात सही है। दूसरा है कि स्थानीय जो मिथक तथा किस्से कहानी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए, तो ये बात भी सही है। दूसरा है कि इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त सभी। दूसरा देखिए लिखा गया है, नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो याद रखना जो नैनार और अलवार लोग थे, तो ये नैनार और अलवार लोगों ने कहाँ पर, तो याद रखना कहाँ पर इन्होंने, तो दक्षिण भारत पे, तो याद रखना कहाँ पर, तो दक्षिण भारत में। आगे देखिए बताया गया कि नैनार और अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है कि ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि
कुछ समृद्ध और शिक्षित जाति से ही संबंध थे, तो ये बात गलत है ना। आगे देखिए बताया गया ये संत बौद्ध और जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। तो ये जो नैनार और अलवार लोग थे तो ये बौद्ध धर्म के आलोचक थे, न कि प्रशंसक थे। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा है कि नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, तो ये बात सही हो जाएगा, अर्थात तीसरा हमारा सही हो जाएगा और केवल तीसरा ही सही होगा, क्योंकि दोनों गलत है। अगला देखिए, नैनार और अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बताया गया कि इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेश किया ना, उनको क्या किया, समावेश किया। तो ये बात सही है। दूसरा है, चूल और पांड्य राजाओं ने इन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाया था, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, तेवरम और तिरुवाचम किन गीतों के लिए संकल्प था। तो याद रखना, तेवरम और तिरुवाचम कहाँ के थे, तो अलवार थे, नैनार थे, नाथपंथी थे और संत ज्ञानेश्वर थे। तो याद रखना, ये जो तेवरम और तिरुवाचम थे ये कौन थे, तो ये कौन थे, तो ये अलवार लोग थे, ये अलवार लोग थे। आगे देखिए बताया गया, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित थे। तो अभी हम सब पढ़े, तो ये जो अलवार के जो गीत थे, ये अलवार के गीत किसमें संकलित थे, जो अभी इसके पहले वाले हमने देखा, तो ये इसमें कौन से संकलित थे, तो दिव्य प्रबंधन में, तेवरम में, साहित्य लहरी में, पंचवाड़ी में। तो याद रखना, एक दिव्य प्रबंधम था, दिव्य प्रबंधम में ये इसमें वर्णित था। आगे देखिए, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत को समर्थन थे या किस सिद्धांत को मानते थे। तो याद रखना, जो शंकर थे, ये जिसको शंकराचार्य कहते थे, ये अद्वैतवाद थे, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया, विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो विशिष्ट द्वैतवाद का संपादन या प्रतिपादन किसने किया था, तो रामानुजम ने किया था, इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये बात सही है। दूसरा है कि ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे ना। ये जो वीर शैव लोग थे, ये सब क्या थे कि ये मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी थे, तो यह बात भी सही है। तीसरा है कि यह आंदोलन के सभी व्यक्तियों के समानता के प्रश्न ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के विरोध करते थे, तो ये बात भी सही है। तो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा गया है कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसे स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया, किस क्षेत्र में, कहाँ पर। तो याद रखना, कहाँ पर इन्होंने ऐसा आंदोलन किया था, भक्ति आंदोलन। तो याद रखना कहाँ पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बंगाल में। तो याद रखना ये सब कहाँ किए थे, तो ये सब महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। आगे देखिए लिखा गया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में चले आंदोलनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है कि भक्ति की यह परंपरा पडरपुर, याद रखना, पडरपुर में विठुल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में भी विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधित विचारों पर केंद्रित था। आगे देखिए बताया गया कि इन संतों कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों को विरोध किया, तो ये बात सही है और ये बात भी सही है। तो तीसरा देखिए, इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यंत बल दिया, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए बताया गया कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने, बताया कि जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। इस बताया गया, इस जो ये कविता है कि किस संत के ने लिखा था। तो याद रखना, ये संत कौन थे, तो ये संत ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे, नरसिंह मेहता थे, तो और
अलमार प्रभु थे, तो याद रखना ये कौन थे, तो ये थे नरसिंह मेहता। तो इस बात को याद रखना कौन थे, नरसिंह मेहता थे। आगे देखिए अगला है, अगला देखिए अगला प्रश्न है कि नाथपंथी न नामपंथी, याद रखना नामपंथी सिद्धाचार एवं योगी जनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विशेषताओं का सही जो त्रुटि है उसको चुनिए। तो देखिए बताया गया इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, तो ये बात सही है। दूसरा है कि मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया, तो ये बात भी सही है। दूसरा है ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय था, तो ये बात भी सही है। अगला है कि इनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म के आलोचक में भक्ति मार्गीय धर्म के आधार पर थे, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा उपर्युक्त पूरा सही हो जाएगा। आगे देखिए बताया गया कि सूफियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बताया गया है कि जो सूफी संतों में कोई समानता नहीं थी, तो ये बात गलत है। सूफी संतों में बहुत ही समानता थी। बताया गया कि जो सूफी मुसलमान थे वह रहस्यवादी थे, तो ये बात सही है ना, पहला गलत है दूसरा सही है। तीसरा देखिए लिखा गया है कि सूफी लोग ने मुसलमान धार्मिक विद्वानों और निर्धारित कर्मकांडों और आचार संहिता का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन करते थे, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दूसरा और हमारा जो हो जाएगा वह। तो देखिए ये जो पूछा है कौन सी बात सत्य है, तो हमारा तो पहला गलत है, तो पहला जब गलत है तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, तो ये गलत है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है। अगला देखिए बताया गया इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे, तो याद रखना जो उलेमा लोग थे वह धनी व्यापारी विद्वान कुलीन वर्ग के लोग प्रशासनिक अधिकारी, तो याद रखना जो उलेमा लोग थे वह धनी व्यापारिक थे। कौन थे, उलेमा लोग ये धनी व्यापारिक थे। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए बताया गया कि सूफी लोग अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे, तो ये बात सही है। दूसरा है कि इस्लाम की उपासक पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज के रूप में देकर उसे काफ़ी सरल बना देते थे, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए लिखा है कि सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में कौन से सही सुमेलित हैं, तो देखिए बताया गया कि जो कौन सा सही सुमेलित है, तो बताया गया जो जिक्र होता था, तो जिक्र क्या होता था, नाम का जपना, जिक्र जो होता था तो नाम का जपना, तो ये बात सही है। समा क्या होता था, गान, समा 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 जो होता था समा गान होता था, ये बात भी सही है। जो रक्त होता था, जो रक्स होता था वह ध्यान होता था, तो ये बात क्या है हमारा, ये भी सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त सभी है। अगला देखिए लिखा गया है कि ग्यारहवीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र में आकर भारत में बसने लगे, तो याद रखना कहाँ पर आकर बसने लगे थे सूफी लोग, तो याद रखना कहाँ पर आके थे, तो मध्य एशिया में। आगे देखिए बताया गया कि सूफी शब्दावलियों में जो सूफी लोग थे वह शब्दावलियों में खानगाहों से क्या तात्पर्य है, जो खानगाहों इसका तात्पर्य क्या है, तो सूफी संतों का निवास स्थान, एक विशेष प्रकार का वस्त्र, गुरु को दी जाने वाली उपाधि, पूजा स्थान, तो याद रखना ये जो खानगाहों था यह सूफी संतों का निवास स्थान था, याद रखना कौन था, तो निवास स्थान था। अगला देखिए बताया गया कि चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, बताया गया कि यह भारत का सबसे प्राचीन संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था, तो ये बात सही है। दूसरा है भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो ये बात भी सही है। तीसरा है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक नहीं ईरान
इराक नहीं ईरान, अर्थात ये तीसरा गलत, हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला दूसरा हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो याद रखना कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए रचनाओं में से कौन से सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो याद रखना सूरसागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी, अर्थात ये उपयुक्त सभी है। अगला देखिए बताया गया कि नाम घर या कविता पाठ का प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी? तो ये जो नाम घर या कविता पाठ करने का ये जब जो थे, तो ये सब क्या थे? ये सब किसने शुरू किया था? तो याद रखना ये सब जो थे ये संत ज्ञानेश्वर देव, ये जो संत ज्ञानेश्वर देव थे ये सब शुरू किए थे। अगला देखिए बताया गया कि जो मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया कि मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी थी। तो ये बात सही है, उनकी अनुयायी बन गई थी। बताया गया कि इनके गीत होते थे, जो मीराबाई के गीत होते थे, गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुलकर चुनौती दिया। तो ये बात भी सही है, ये ऐसा गीत ही लिखती थी। बताया गया कि मीराबाई के गीत राजस्थान, गुजरात जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तो ये बात भी क्या है? हमारा सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त पूरा सही हो जाएगा। आगे देखिए बताया गया कि कबीर के संदर्भ में कौन? तो याद रखना कबीर के संदर्भ में दिए गए नीचे कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए बताया गया कि इनके इनके उपदेश थे वे ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों को बाह्य आडंबरों पूजा के सभी प्रारूपों को मजाक उड़ाते थे। तो ये बात भी सही है। अगला देखिए बताया गया कि कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। तो ये बात गलत है। दूसरा है कि कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो ये बात सही है, अर्थात हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा है नीचे दिए गए स्थानों में कौन सा गुरु नानक का जन्म हुआ था, या कहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था? तो याद रखना कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी, जो पाकिस्तान में था। आगे देखिए बताया गया गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या है? तो बताया गया यात्रियों के लिए आराम करने की जगह, सभी जाति धर्मों के स्त्री पुरुषों के लिए भोजन की जगह, पशु पक्षियों के लिए पानी पीने की जगह, और बताया गया उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। तो जो धर्मशाला था आज हम उसको क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा बोलते हैं। तो गुरुद्वारा क्या होता था? तो बताया गया यात्रियों के लिए आराम करने की जगह। अगला देखिए बताया गया कि जो गुरु नानक से संबंधित कौन? तो याद रखना कौन? गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया गुरु नानक ने अपनी जो अनुयायी थे अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द भजन को गाया जाता था। तो ये बात सही है। दूसरा है कि गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाना खाते पीते थे। इसे हम लंगर कहते हैं। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए बताया गया गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो याद रखना गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो याद रखना जो गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी हुए, तो गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी हुए कौन हुए? तो गुरु अंगद देव हुए। आगे देखिए बताया गया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में हुई थी? तो जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई थी यह गुरुमुखी कौन सी? तो गुरुमुखी लिपि में हुई थी। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बताया गया गुरु अंगद थे उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचना का संग्रह किया, और क्या किया कि गुरु अंगद जो थे उन्होंने गुरु नानक के रचना का क्या किया? संग्रह किया, और उस संग्रह में अपनी जो थोड़ा बहुत जो लिखे थे अपनी कृति को भी जोड़कर नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। तो ये बात अभी सही है, अभी हम सब पढ़े। दूसरा है गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारी अपनी रचनाएं नानक
नानक नाम से लिखी, नानक नाम से लिखी, तो ये बात असत्य है। और जो असत्य पूछा है तो असत्य बात असत्य सही होगा, तो देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया कि सिखों के जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब किन सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ती थी। तो याद रखना कौन से शेख फरीद, संत कबीर, गुरु रामदेव, गुरु तेग बहादुर, तो ये सभी के वाणी को जोड़कर बनाया गया था। आगे देखिए बताया गया कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो याद रखना कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला देखिए बताया गया कि अमृतसर का नाम किस सरोवर के नाम पर पड़ा, जिसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखना अमृतसर का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु रामदेव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। तो याद रखना जो अमृतसर का निर्माण तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। आगे देखिए बताया गया कि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था। तो याद रखना गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किस मुगल बादशाह ने दिया था, तो किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। आगे देखिए बताया गया कि गुरु गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बताया गया कि उन्होंने गुरु नानक ने उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर क्या किया, महत्व पर जोर दिया, तो ये बात सही है। दूसरा है कि गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखते थे, तो ये बात भी सही है। तीसरा है कि इसके अनुसार मुक्ति निष्कर्ष आनंद की प्राप्ति है। तो जो मुक्ति है वह निष्कर्ष आनंद की प्राप्ति, ये बात गलत है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा है कि गुरु नानक ने अपनी उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया था। वे तीन शब्द कौन थे, तो याद रखना वे तीन शब्द कौन थे, तो नाम, दान और ध्यान, नाम, दान और काम, नाम, दान और स्नान। तो याद रखना ये तीन शब्द थे, नाम, दान और स्नान, ये तीन शब्द थे। आगे देखिए बताया गया 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से है। तो याद रखना जो चैतन्य देव थे, तो चैतन्य देव का संबंध जो है, तो चैतन्य देव का संबंध कहाँ से है, तो याद रखना चैतन्य देव का संबंध महाराष्ट्र से है। आगे देखिए बताया गया मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में कराया। तो जो मार्टिन लूथर था यह जर्मनी भाषा में कराया था। कहाँ, तो याद रखना यह जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद कराया था। आगे देखिए बताया गया कि 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताया गया कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता है। बताया गया कि इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक जो निधन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। तो ये बात दोनों सही है, अर्थात हमारा दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया कि निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के कबीर के भजन उपदेश संकलित किए गए हैं। तो कौन से, तो याद रखना कौन, तो पहला तो बीजक है, तो इसमें दूसरा नहीं है, तो अरे इसमें तीसरा नहीं है, तो ये कट गया, इसमें भी तीसरा नहीं है, तो ये कट गया। तो अर्थात जो बीजक है तो हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, और ये जो राग गोविंद था ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, जो चौथा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो याद रखना, तो जब चौथा गलत होगा तो पहला, दूसरा और तीसरा। अगला देखिए, तो चलिए दोस्तों अब हम सब अपने चैप्टर हो सकता है ये वाला लास्ट चैप्टर है, अब हम सब अपने लास्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। तो नहीं, अभी एक चैप्टर और है, तो चलिए अब हम सब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो देखिए चैप्टर का नाम है
चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो देखिए लिखा गया है कि लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका था उनकी बोलचाल की भाषा। अगर किसी भी लोगों का वर्णन करना है तो उनका सबसे अच्छा तरीका था कि उनकी बोलचाल की भाषा को ध्यान दिया जाए। आगे देखिए बताया गया कि उन्हें परिभाषित करना प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जोड़ सकते हैं। बताया गया कि जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। बताया गया कि वे 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 समय के साथ साथ बदलती रहीं और आज भी बदल रही हैं। बताया गया कि ये विचारों ये क्या होता था, उनके जो विचार होते थे आदान प्रदान करते रहते थे एक दूसरे से। आगे देखिए बताया गया है कि चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो याद रखना अब ध्यान से। तो देखिए लिखा गया है कि महोदयपुर में, याद रखना कहाँ पर, तो महोदयपुर में चेर राज्य प्रायद्वीपी के दक्षिण पश्चिम भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। आगे देखिए लिखा है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। बताया गया कि शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। तो मलयालम भाषा का प्रयोग अपने लिपि में जो होता है शासकों ने भी किया है। आगे देखिए बताया गया कि शासक और धार्मिक परंपरा। तो देखिए लिखा है कि अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपरा से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण पूरी उड़ीसा, याद रखना कहाँ पर, तो पूरी कहाँ, उड़ीसा। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का अर्थ होता है कि दुनिया का मालिक। याद रखना, जगह बहुत बार पूछा गया है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ याद रखना, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ऐसे भी पूछा गया है कि जगन्नाथ का अर्थात जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है, तो याद रखना जगन्नाथ विष्णु का पर्यायवाची है। बताया गया कि आज एक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो है, काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती थी। तो इस बात को ध्यान से बहुत बार एकदम कथन और कारक में पूछा गया है कि जो विष्णु की मूर्ति थी यार, जगन्नाथ की जो मूर्ति थी, काष्ठ का मतलब लकड़ी। तो जो काष्ठ की प्रतिमाएं स्थानीय जो जनजाति रहते थे वहाँ पर, कहाँ के, तो केरल में बनाया गया था ना, तो केरल के वहाँ के जो स्थानीय जनजाति लोग रहते थे उनके द्वारा बनाई जाती थी। आगे देखिए बताया गया कि जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। बताया कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन, तो याद रखना किस वंश के, तो गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया था। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है। पहली बात तो ये पुरी अर्थात जो उड़ीसा के पुरी में है, उड़ीसा अर्थात पुरी में है, पहली बात। और दूसरी बात किसने बनवाया था, तो इस बात को याद रखना अनंत वर्मन ने। किस वंश के थे, तो गंग वंश के थे। आगे देखिए बताया गया कि बनवाने का निश्चय किया। बताया गया कि इस मंदिर के तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त हो गया। बताया गया सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसका सत्ता बढ़ता रहा। आगे देखिए लिखा गया है राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। तो देखिए लिखा गया है ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्र में अपने आप को राजपूत कहते थे। राजपूतों ने राजस्थान को विशिष्ट संस्कृति प्रदान किए थे ना। याद रखना कहाँ के, तो ये राजस्थान के। आगे देखिए ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। आगे देखिए बताया गया कि लगभग 18वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक शासक था जिसने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया और अपना पीठ नहीं दिखाया। आगे देखिए
आगे देखिए लिखा है क्षेत्रीय सीमांताओं से परे। तो देखिए बताया गया कत्थक, कत्थक शब्द कथा से है, बहुत बार पूछा गया है तो इस बात को याद रखना। जो कत्थक है, कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानियों के लिए किया जाता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत, याद रखना जो कत्थक है तो वह कत्थक कहाँ है, उत्तर भारत के मंदिरों मंदिरों में कथा यानी कहानियाँ, कथा का मतलब यानी कहानियाँ सुनाने वाले की एक जाति थी, अर्थात जो ये कथा थी, अर्थात जो ये कत्थक थी, एक कथा सुनाने वाली एक कौन थी, तो जाति थी। इस बात को याद रखना, कभी वहाँ पर जनजाति थी तो इस बात को कंफ्यूज मत होना, वहाँ एक जाति थी, जाति थी। बताया गया कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक का विशिष्ट नृत्य शैली का प्रारूप जो रूप था धारण करने लगा। आगे देखिए बताया गया कि राधा कृष्ण पौराणिक रूप से आख्यान लोक नाटक प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता था न। आगे देखिए कहा जाता था इसकी प्रस्तुति में क्लिष्टता तथा द्रुति पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता था। बताया गया कि तमिलनाडु जो भरतनाट्यम, तो इस बात को याद रखना, तमिलनाडु का क्या था, तो भरतनाट्यम था। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली, तो याद रखना केरल का कथकली एक ये लोक नृत्य है, तो याद रखना एक केरल का कथकली और भरतनाट्यम। तो देखिए नायडू नाडु और नाट्यम, तो याद रखना भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। उड़ीसा का उड़ीसी, तो उड़ीसा का उड़ीसी, ये तो ये शब्द से ही स्पष्ट है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तो आधा 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 पूड़ी ऐसे भी याद कर रख सकते हैं, आंध्र पूड़ी या आधा पूड़ी अर्थात कुचिपुड़ी याद रखना। और कथकली केरल केरल का। आगे देखिए बताया गया कि संरक्षकों के लिए चित्रकला। अब देखिए आगे बताया गया कि एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, बताया गया कि वह भी लघु चित्रों की परंपरा थी। तो याद रखना कहाँ, तो लघु चित्रों की परंपरा थी। बताया गया कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, जैसे नाम से ही स्पष्ट है। आगे देखिए बताया गया कि जिन्हें आमतौर पर जल रंग के कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। तो इस बात को याद रखना कि जो लघु चित्र होते थे तो वे क्या होते थे, आमतौर पर वे जल रंग के कपड़े या कागज पर चित्रित किए जाते थे। कहीं पर जल रंग का क्या कपड़ा होता था या कागज होता था तो उस पर बनाया जाता था। आगे देखिए बताया गया कि प्राचीनतम लघु चित्र जो होता है, प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ पत्रों तथा लकड़ी की तख्तियों पर बनाया जाता था। तो याद रखना जो लघु चित्र होता था वह ताड़ पत्रों और लकड़ियों के तख्तियों पर भी बनाया जाता था। और खास तौर पर बताया गया कि यह जल रंग और कपड़े पर भी बनाया जाता था। आगे देखिए बताया गया कि इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाया गया, सर्वाधिक लघु चित्र का सर्वाधिक जो सुंदर लघु चित्र कहाँ पाया गया, तो याद रखना पश्चिम भारत में पाया गया जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। बताया गया कि मुगल बादशाह ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। जो मुगल बादशाह क्या थे कि बहुत बार ऐसे पूछ सकता है कि जो चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किसने किया था, तो कौन, तो मुगल बादशाह। जो मुगल बादशाह थे वह चित्रकारों को संरक्षण भी प्रदान किए थे, अर्थात अपने राज्य में उनको स्थान भी दिए थे। आगे देखिए बताया गया कि जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। आगे देखिए बताया गया कि ये पांडुलिपियां आम तौर पर चटक रंग में चित्रित किए जाते थे। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार कथन और कारक में ऐसे पूछ दिया जाता था कि जो पांडुलिपियां होती थी वह चटक रंगों की चित्रित किए जाते थे। उनमें से दृश्य या लड़ाई और शिकार दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर चित्रों का आदान प्रदान भी किया जाता था, अर्थात उपहार के तौर पर चित्र को जो भी छापा गया रहता था उसको आदान प्रदान भी किया जाता था। बताया गया स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि की अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। तो ये सब भी अपना वो स्त्री पुरुष भी क्या करते थे, ये स्त्री पुरुष बर्तन वगैरह सब इन सब का भी चित्रित करते थे। अब आगे देखिए बताया गया कि एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। तो देखिए लिखा गया है कि बंगाल में लोग
बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से ही निकला, अर्थात जो बंगाली वाणी है वह संस्कृत से ही निकला है। आगे देखिए बताया गया कि बंगाली भाषा और जो बंगाली भाषा या बोली है वह संस्कृत से ही निकला है। बताया गया कि प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दियों में बताया गया कि मध्य भारत में, जो मध्य भारत है, मध्य भाग में, भारत के मध्य भाग में बताया गया कि संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत की उपजी हुई भाषा नहीं बोलते हैं। तो बताया गया कि ये उनकी उपजी हुई भाषा नहीं बोलते, अर्थात ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया गया था। तो आगे देखिए बताया गया तो फिर कई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो बताया गया कि ये नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो बताया गया ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी में बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध था। तो क्या हुआ कि जो कि चौथी और तीसरी शताब्दी में बंगाल, याद रखना कहाँ, तो बंगाल और मगध, बंगाल मगध यहाँ पर है, बंगाल वहाँ पर, तो बंगाल और मगध के बीच क्या हुआ था, तो वाणिज्यिक संबंध हुआ था। वाणिज्यिक का मतलब व्यापार होता था। तो जब व्यापार होता था जिसके कारण संस्कृत भाषा का प्रभाव पड़ा, अर्थात जैसे कि बताया गया कि अब व्यापार हो रहा था तो यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे, तो ऐसे सुनते क्या हुआ, बोलने लगे ना। जो बंगाली लोग थे वह जो संस्कृत बोलने लगे या संस्कृत वाले इसे बंगाली बोलने लगे, अर्थात ये आम बात जो बोलते हैं ना कि अर्जन कर लिए अपना। आगे देखिए बताया गया कि संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ता रहा है। अब ब्राह्मणों के बसने से सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ कि अध प्रबल हो गया। और बताया गया चीन यात्री हेन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से ही संबंधित भाषा प्रयोग होती है, मतलब संस्कृत से संबंधित ही थी। आगे देखिए आगे लिखा गया है पीर और मंदिर है, पीर और क्या है, मंदिर। तो बताया गया कि 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू किया। तो याद रखना बहुत बार पूछा जाएगा, पूछा भी गया है। तो जो पीर और मंदिर में बताया गया कि 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि पश्चिमी बंगाल के उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर, जो पश्चिम बंगाल के उपजाऊ क्षेत्र होते थे वहाँ कर छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल में जंगल और दलदली स्थानों में प्रवास करना शुरू कर दिए। बताया गया कि प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इस अवस्थिति या परिस्थिति में रहने के लिए कुछ व्यवस्था या आश्वासन रहते थे। आगे देखिए बताया गया कि ये सुख क्या हुआ कि ये सुख सुविधा तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया है। बताया गया कि ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। बताया गया कि कभी-कभी ऐसा समझा जाता है कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ थी। ये जो नेता थे तो इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ थी। बताया गया कि स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। तो याद रखना जो नेता लोग थे तो नेता लोग को पीर कहा जाता था। आगे देखिए बताया गया कि इस पीर श्रेणी में संत या सूफी या धार्मिक महानुभाव पीरों की पूजा संबंधित बहुत लोकप्रिय हो गई थी। बताया गया कि तब बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वर्ष में मंदिर बनाने का दौरा जोरों से रहा। बताया गया कि उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित होने लगी, जो पीर लोग थे। आगे देखिए बताया गया कि मछली भोजन के रूप में, तो अब देखिए लिखा गया है मछली भोजन के रूप में। तो देखिए आगे है कि परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आम तौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। बताया गया कि बंगाल के एक नदी मैदान थी, जो बंगाल थी यह एक नदी या मैदानी थी ना। तो बताया गया कि जहाँ मछलियाँ और धान की उपज बहुतया अर्थात बहुत ही होती थी। आगे देखिए बताया गया कि इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगाली की भोजन सूची में प्रमुखता थी। कौन-कौन, तो मछली और चावल। आगे देखिए
चलिए तो अब हम सबका प्रश्न चालू हो गया। तो देखिए पहला प्रश्न है कि चेर शासकों ने अपनी अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया। कहाँ? तो चेर शासकों ने। तो याद रखना जो चेर शासक थे, तो चेर शासक ने किस लिपि का प्रयोग किया? तो मलयालम ना, मलयालम लिपि का, याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बताया गया कि केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के एक महाकाव्य का यह महाकाव्य पर आधारित है। तो ये बात सही है। दूसरा है मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक नृत्य जो थी वह तेलुगु की ऋणी थी। तो ये बात गलत है, ये तेलुगु की ऋणी नहीं थी, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला देखिए मणि प्रवालम क्या है। तो मणि प्रवालम क्या था? तो नृत्य शैली था, निर्माण शैली था, चित्रकला था, भाषा शैली था। तो जो ये मणि प्रवालम था, ये मणि प्रवालम क्या था? तो ये मणि प्रवालम ये नृत्य शैली था। आगे देखिए बताया गया कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ पर था? तो उड़ीसा में था। कहाँ पर था? तो उड़ीसा में था। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो ये बात सही है। दूसरा है कि आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा प्रति स्थानीय जनजाति लोग द्वारा बनाई जाती है। तो ये बात सही है। अर्थात क्या है कि दोनों क्या है, जगन्नाथ के बारे में है और व्याख्या भी सही है। तुम्हारा विकल्प पहला हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया कि जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जो वैसे ही मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी सब ने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अब देखिए उद्देश्य बताया गया कि क्या उद्देश्य था। तो बताया गया कि मंदिरों की धन संपदा। तो ये बात भी सही है। दूसरा है कि मंदिर सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर महत्व का कारण। तो ये बात भी सही है। दूसरा है मंदिरों पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिला लिया जाता था। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा उपयुक्त सही है। अगला देखिए लिखा गया है कि राजस्थान के संदर्भ में चाटर भाट कौन थे। तो जो चाटर भाट थे ये कौन थे? तो याद रखना कहानी, काव्य एवं गीत को गाने वाले थे जो ये चाटर भाट थे। तो चाटर भाट का मतलब सुने होंगे, जो गाने भी आते हैं। तो ये क्या थे? ये कहानी काव्य को गाते थे। आगे देखिए बताया गया ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। तो जो ब्रिटिश लोग थे वह किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे? तो वह राजस्थान क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। बताया गया कि कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग में फैली। कौन सी नृत्य शैली उत्तर भारत में, याद रखना कौन सी, उत्तर भारत में। तो कौन सी थी? तो याद रखना कि कथक कौन सी थी? तो याद रखना कथक थी जो उत्तर भारत में फैली। आगे देखिए बताया गया कि कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाले एक जाति थी। तो ये बात सही है ना, ये बात सही है, अभी हम सब थ्योरी में पढ़े। दूसरा है कि कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपनी कथावाचक को अलंकृत करते थे। तो ये बात भी सही है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत सीता राम और पौराणिक आख्यान लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। तो ये बात भी सही है ना, ये बात गलत है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि यहाँ पर है प्रस्तुत किए, इसके अंतर्गत सीता राम और पौराणिक आख्यान लोक नाटकों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे। तो ये बात गलत है ना। तो अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए बताया गया कथक के रूप में किन परंपराओं अर्थात जो घराने होते थे, घरानों के मुख्य रूप से फूला फला। कौन सा घराना क्या हुआ? मुख्य रूप से फला फूला। तो याद रखना कौन सा जो घराना था। तो याद रखना कौन कौन। तो बताया गया कि जयपुर घराना, भोपाल, ग्वालियर घराना, लखनऊ। तो याद रखना कौन कौन थे
तो 1 और 4 अर्थात जयपुर और लखनऊ, याद रखना 1 और 4 जयपुर और लखनऊ। दूसरा देखिए लिखा गया है कि लघु चित्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें जिन्हें आम तौर पर जल रंग के कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता था, तो एकदम सही। ना दूसरा है कि सर्वाधिक सुदूर प्रांत लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथ को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला है कि देखिए बताया गया कि मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बताया गया कि अकबर जहांगीर एवं शाहजहां के कुलीन चित्रकारों के संरक्षण प्रदान करते थे, तो ये बात सही है। ये दोनों लोगों या तीनों लोगों ने क्या किया कि चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। आगे देखिए बताया गया कि प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित होती थी, तो ये बात भी सही है। दूसरा है कि पांडुलिपि में दरबार के दृश्य, लड़ाई एवं शिकार के दृश्य एवं सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को भी दर्शाया जाता था, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए लिखा गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े। तो बताया गया कि मुगलों के कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के दरबारों को प्रभावित किया। क्या किया? प्रभावित किया, तो ये बात सही है। दूसरा है मुगल चित्रकार के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में एवं अन्य राजस्थान क्षेत्रों जैसे जैसे चित्रकला ने अपनी विशिष्ट विशेषता को खो दिया, तो ये बात सही है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया है चित्रकला की बसरोली शैली का विकास किस जगह हुआ, कहाँ पर? तो याद रखना बसरोली शैली का विकास किस जगह हुआ। तो बसरोली शैली का विकास कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर? राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो कहाँ पर हुआ था? बिहार में। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। आगे देखिए बताया गया कि चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है। तो जो कांगड़ा शैली है तो ये किससे संबंधित है? तो याद रखना पहाड़ी लघु चित्र से संबंधित है। अगला देखिए बताया गया कि चित्रकला की जो कांगड़ा शैली के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए बताया गया कि 18वीं सदी के मध्य में कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उनकी प्रेरणा के स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपरा थी, तो ये बात सही है। दूसरा है कि कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंग के कोमल रंगों का प्रयोग होता था और विषय का व्याख्यान होता था, तो ये बात गलत, हमारा सिर्फ पहला सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया कि बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है। तो ये संस्कृत भाषा से हुआ है। अगला देखिए बताया गया कि आधुनिक जो बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा। तो ये किन भाषाओं का योगदान रहा है। तो याद रखना ये पहली बात तो संस्कृत था, तो इसमें जिसमें संस्कृत नहीं है वह कट जाएगा। तो बताया गया कि संस्कृत था और क्या था। तो संस्कृत था, संस्कृत भाषाओं का था, और बताया गया फारसी भाषा और जनजातीय भाषा नहीं, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया गया कि बंगाल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्य कृत थी। तो जो बंगाल काव्य का किस क्षेत्र से संबंधित साहित्य कृत थी। तो याद रखना कहाँ, तो बंगाल का, तो बंगाल ही रहेगा। अगला देखिए बताया गया कि बंगाली साहित्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए बताया गया कि बंगाली के प्रारंभिक साहित्य दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बताया गया कि एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी थी, एक श्रेणी जो थी वह संस्कृत की ऋणी थी तथा दूसरी स्वतंत्र थी, ये बात सही है। दूसरा है कि बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं था।
पहले ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता था, जबकि दूसरी श्रेणियों के ग्रंथों का काल निर्धारण किया जा सकता था। तो ये बात गलत है, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए लिखा गया है कि बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर कोई उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। कहाँ? तो कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। तो ये बात गलत है। दूसरा है कि मुगल अधिकारी और कर्मचारी जो लोग भूमि प्राप्त किए अक्सर उस मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम करते थे। तो ये बात सही है। तो अर्थात हमारा सिर्फ दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न लिखा है बंगाल में पीर श्रेणी में जो कौन कौन लोग थे। तो जो पीर श्रेणी में कौन कौन लोग थे, तो हिंदू देवी देवता, बौद्ध, जीवात्मा, ये सभी लोग शामिल थे। सब अस्पृश्य जाति योग वगैरह सब लोग शामिल थे। अब देखिए बताया गया कि दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला कौन सा शैल में संबंधित था। तो जो दो चाला और चौचाला संबंध था ये कहाँ से संबंधित था, तो इस बात को याद रखना, ये दिल्ली से संबंधित था ना। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए कथनों में से कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है बंगाल में स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव को छान छप्पर वाली झुपड़ियों में पूजे जाते थे, 18वीं और 19वीं सदी के उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित होने लगी। तो ये बात सही है। दूसरा है 18वीं और 19वीं सदी में बंगाल के गांव के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनवाने की शैली सीख ली न, तो उन्होंने नहीं सीख ली। तो ये बात गलत है, अर्थात हमारा कथन सही है पर कारण गलत है। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बताया गया कि मछली एवं चावल को गरीबी बंगाल की भोजन की सूची में प्रमुखता स्थान था, वो बात सही है। दूसरा है बंगाली साहित्य एवं स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो ये बात गलत है। दूसरा है कि बंगाली ब्राह्मणों को भोजन को मछली जो भोजन था, भोजन में बताया गया कि मछली शामिल करने की अनुमति नहीं थी, तो ये बात भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहला। अगला देखिए, तो चलिए दोस्तों अब अगला हम सब चलते हैं लास्ट चैप्टर। तो चलिए देखिए लिखा गया है कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक। तो चलिए देखिए लिखा गया है, तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा गया है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप के कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। बताया गया कि एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। बताया गया कि 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ। और आगे देखिए बताया गया कि मुगल बादशाह, तो देखिए मुगल बादशाह बताया गया कि परवर्ती मुगलों के लिए 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के संकट खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बताया गया कि बादशाह औरंगजेब ने ढक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च किया ना। आगे देखिए बताया गया कि जो साम्राज्य के प्रशासन के कई कुशलता समाप्त होने लगी। सूबेदार के रूप में नियुक्ति अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य अभिजात दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यकालों पर नियंत्रण रखते थे। धीरे धीरे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना स्थापित कायम किया और राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। बताया गया कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी इन बदलावों को रोक न सके। बताया गया कि इसी दौरान ईरान के शासक नादिर शाह और अफगाना शासक अहमद शाह अब्दाली उत्तर भारत पर आक्रमण किया।
कहाँ पर, उत्तर भारत पर आक्रमण किया। आगे देखिए बताया गया कि नए नए राज्यों का उदय। तो देखिए बताया गया कि मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी अपनी बताया गया कि अपनी अपनी शक्तियों का प्रबल बना लिया। बताया गया कि अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य में पहले मुगल प्रांत थे। बताया गया कि राजपूत प्रदेश शामिल थे, मराठों, सिखों तथा जाट भी आते थे। कौन से, तो याद रखना कौन, तो मराठे थे, सिख थे, जाट के राज्य थे, ये सभी लोग। आगे देखिए अब लिखा गया है कि पुराने मुगल प्रांत। तो देखिए लिखा गया है पुराने मुगल प्रांतों ने जिन उत्तराधिकारी राज्यों को उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। तो अब देखिए 3 राज्य कौन कौन से थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हैदराबाद, अवध और बंगाल। तो इन तीनों को सही से एकदम ध्यान से। तो देखिए बताया गया कि निजाम निजाम उल मुल्क निजाम उल मुल्क आसफ जाह बताया गया कि 1724 से 1748 जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य थे। बताया कि उसे सर्वाधिक अवध की सूबेदार सौंपी गई थी। तो याद रखना, पूछ सकता है कि अवध के सूबेदार के रूप में किसे सौंपा गया था, तो फर्रुख सियार को। आगे देखिए बताया गया कि और बाद में उसे दक्कन, कहाँ पर, तो दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। बताया गया कि और राजनीतिक और वृत्ति प्रशासन पर पूरा नियंत्रण था। अब दूसरा देखिए था अवध। तो अवध में देखिए बताया गया कि बुरहान उल हक, कौन, तो बुरहान उल हक बताया गया कि शहाद खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो ये भी पूछ सकता है। देखिए जो 3 ये महत्वपूर्ण है, तो इस पूछ सकता है तो तीनों में। तो याद रखना जो हैदराबाद का जो सूबेदार किसे सौंपा गया था, तो याद रखना फर्रुख सियार को। और पूछ सकता है कि अवध का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखना कि अवध का सूबेदार किसे, तो बुरहान उक हक न, तो इनको हैदराबाद का सूबेदार नियुक्त किया गया था। आगे देखिए बताया गया कि मुगल साम्राज्य का विकट होने पर न विघटन होने पर जो राज्य बने और उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। बताया गया कि अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। बताया गया कि जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। आगे देखिए बताया गया कि बुरहान उल हक ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले लिया। अर्थात ये तीनों ही एक साथ अपने हाथ में ले लिया। आगे देखिए बताया गया कि सूबे ने राजनीतिक वृत्ति और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बना। आगे देखिए बताया गया कि अब तीसरा बंगाल। तो देखिए बंगाल में बताया गया कि बंगाल में मुर्शिद कुली खां। तो याद रखना बंगाल के मुर्शिद कुली खां, अवध के बुरहान उल हक और उसके बाद फर्रुख सियार हैदराबाद। तो इन तीनों को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो रहा था। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे। जो मुर्शिद कुली खां थे ये बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे और राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाते थे। आगे देखिए बताया गया कि राजपूतों की वतन जागीर। तो याद रखना वतन जागीर बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए लिखा गया है कि बहुत से राजपूत घराने जो थे वे विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत थे न। आगे देखिए बताया गया थी कि बदले में उन्हें अपनी वतन जागीर पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिल गई थी। आगे देखिए बताया गया कि आज़ादी हासिल करना। तो अब देखिए
तो देखिए सिख के बारे में बताया गया कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हो गया। जो सिख थे बहुत बार ऐसे ऐसे कथन में पूछा जाता है कि जो सिख थे तो वह 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि वे राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हो गए। बताया गया कि इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने कितना तो याद रखना 1699 ईस्वी में। कब? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने सिख थे ना, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 खालसा पथ कौन सी तो याद रखना खालसा पथ की स्थापना से पूर्व और उनके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो आगे देखिए बताया गया 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिख ने अपने आप को पहले कौने में तो याद रखना पहले जस्तों में, फिर उसके बाद बताया गया और बाद में मिसलों में। तो कौन तो याद रखना बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जस्तों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। तो बहुत बार पूछ सकता है कि दल खालसा में कौन कौन थे, तो याद रखना दल खालसा में जस्तों और मिसलों थे। 10 जस्तों और ये जो मिसलों थे ये दोनों मिलकर दल खालसा कहलाती थी। आगे देखिए बताया गया कि मराठा, तो देखिए लिखा है मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो मुगल का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। अर्थात जो मुगल था उनका विरोध करके ही उत्पन्न हुआ था। आगे देखिए बताया गया उसमें शिवाजी 1727 से 1627 से 1680 के शक्तिशाली योद्धा परिवार के सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने प्रायद्वीपीय मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात पेशवा अपने सेना से सेवाएं देते थे। अर्थात जो पेशवा होते थे, शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो पेशवा होते थे वो अपने सेवाएं देते थे। तो जैसे बताया गया कि जो बताया गया कि जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। दिल्ली और आगरा के आसपास के अभिरक्षक बन गए। बताया गया कि पानीपत तथा बल्लभगढ़ कौन था याद रखना पानीपत और बल्लभगढ़ शहर में व्यापारी केंद्र बन गए। सूरजमल कौन तो याद रखना तो सूरजमल के राज्य में भरतपुर कहाँ तो याद रखना भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। कहाँ पर तो याद रखना ऐसे पूछा जाएगा कि भरतपुर शक्तिशाली राज्य किसके उद्देश्य में, याद रखना जो सूरजमल थे। अब आगे देखिए, अब हम सबका प्रश्नोत्तरी है एकदम ठीक से, एकदम अगर आपने ठीक से सुना होगा तो इन सब प्रश्नोत्तरी को करते हुए कर लेंगे। तो देखिए लिखा गया कि औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारी के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उसके प्रमुख कारण क्या थे। तो देखिए बताया गया औरंगजेब का जो दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वृत्ति संसाधन का बड़ा मात्रा में खर्च हो गया। तो ये बात सही है। दूसरा है प्रशासनिक कार्यकुशलता की कमी, तो ये बात भी सही है। तो दूसरा है सूबेदारों और सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण खत्म हो गया। तो ये बात क्या है, ये बात भी सही है। अर्थात हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर है विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषि एवं जमींदारों ने विद्रोह किया। तो ये बात भी सही है। अर्थात हमारा उपयुक्त सभी। आगे देखिए बताया गया कि 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण किया था। जो नादिर शाह था वह किस जगह पर आक्रमण किया था, तो अभी जैसे हम सब पढ़े कहाँ पर किया था, तो वह दिल्ली पर ना दिल्ली के आसपास पर। आगे देखिए बताया गया कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगाना शासक ने उत्तर भाग में 5 बार आक्रमण किया था। तो 5 बार आक्रमण किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली, तैमूर आदम खां, अबुल फौज। तो याद रखना कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली था। आगे देखिए बताया गया कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बनी 3 मुख्य राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। तो देखिए पहला था तो हैदराबाद था न, तो हैदराबाद में कौन थे, तो याद रखना कौन थे। अभी हैदराबाद में कौन, तो याद यहाँ पर है कि
उल मुल्क असफर शाह, तो ये बात ये तो गलत हो गई। दूसरा है बंगाल में मुर्शिद कुली खां, तो ये बात सही है। तीसरा है कि अवध में कौन थे, तो अवध में कौन थे, तो अजीउद्दीन, ये बात भी गलत है ना। ये बात भी क्या है, ये बात भी गलत है। अर्थात हमारा सिर्फ हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। आगे देखिए लिखा गया है कि आगे देखिए लिखा गया है कि मुगल सम्राट के विघटन के बाद तीन प्रमुख राज्य अवध, बंगाल और हैदराबाद का उदय, उन्होंने राजस्व कर वसूले के की कौन सी व्यवस्था अपनाई, तो कौन सी व्यवस्था अपनाई थी, तो याद रखना कौन सी व्यवस्था थी, तो याद रखना जमींदार, इजारेदार, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, तो कौन से थे, तो याद रखना वे रैयतवाड़ी थे। आगे देखिए बताया गया कि 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपना प्रशासन स्थापित किया, तो किस क्षेत्र पर अपना प्रशासन स्थापित किया था, तो कहाँ पर सतलज यमुना नदी के क्षेत्र में, रावी व्यास नदी के क्षेत्र में, बताया गया सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र में, झेलम और सतलज नदी के बीच में, तो याद रखना ये कहाँ था, तो याद रखना ये रावी व्यास नदी के बीच में। आगे देखिए बताया गया सिखों से संबंधित मिस्ल जो थे, मिस्ल क्या था, तो याद रखना मिस्ल क्या था, योद्धा समूह था। मिस्ल और जख्तो ऐसे कुछ था ना, जख्तो, ये दोनों समूह ही मिलकर तब क्या कहलाता था, दल खालसा कहलाती थी। आगे देखिए बताया गया कि जो राखी व्यवस्था का संबंध किससे है, तो राखी व्यवस्था का संबंध किससे है, तो याद रखना राखी व्यवस्था का जो संबंध है वह किससे है, तो राखी व्यवस्था का संबंध सिखों से है। किससे है, तो सिखों से है। आगे देखिए बताया गया कि सिख शासन महाराजा रणजीत ने 1799 किस जगह को अपना राजधानी बनाया, तो 1799 में किस जगह को अपना राजधानी बनाया, कहाँ, तो याद रखना अभी तो अमृतसर। आगे देखिए बताया गया कि मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो देखिए लिखा गया है शिवाजी एक अस्थाई राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से किया, तो ये बात सही है। दूसरा है मराठों ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिया, तो ये बात भी सही है, दोनों हमारा सही है। अगला देखिए लिखा गया है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए लिखा गया है लोहार और बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बने, तो ये बात सही है। दूसरा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा जो राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा प्रधानमंत्री के हाथों में रही, तो ये प्रधानमंत्री हाथों के रूप में रही, ये बात भी सही है, अर्थात हमारा ये दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए नीचे लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, उस पर विचार कीजिए, तो लिखिए कथन दिया गया है कि पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यधिक सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल सम्राट की सत्ता को क्षति पहुंचाई, तो ये बात सही है। दूसरा देखिए लिखा गया है पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों को टक्कर लेकर और उनके संसाधनों पर कब्जा कर लिया, तो ये बात सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखिए लिखा गया है चौथ कर और सरदेशमुख कर का संबंध है, तो चौथ कर और सरदेशमुख का संबंध किससे है, तो याद रखना कि ये मुसलमानों से है, अर्थात मुगलों से है। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए बताया गया कि 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी, तो ये बात सही है। दूसरा है कि मराठों के उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तेलुगु, उत्तर प्रदेश को अपने राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला पाए थे ना, तो इस बात को याद रखना, अर्थात हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा गया है कि
1761 में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए बताया गया कि मराठों के घुड़सवारों की संख्या में कमी नहीं, ये नहीं था। दूसरा है कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों के प्रमुख योद्धा को अपने दल में शामिल कर लेना, तो ये बात सही था। आगे देखिए बताया गया कि मराठों सैन्य योद्धा के क्षेत्र में बीमार पड़ गए, नहीं, मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य सैन्य शासकों के खिलाफ हो गए न, तो याद रखना ये क्या किया था, अपने शामिल कर लिया था। आगे देखिए बताया गया कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताया गया कि मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों का विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो देखिए बताया गया कि मरा नहीं पहुंचाई, तो ये बात क्या है, ये बात सही है। दूसरा है मराठों द्वारा नियंत्रण इलाके में वाणिज्यिक व्यापारी पूरी तरह नष्ट हो गया, ये बात सही है, अर्थात हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखिए लिखा गया किस जाट नेता के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा? तो याद रखना भरतपुर सूरजमल। आगे देखिए लिखा गया है कि जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह बनवाया? कहाँ बनवाया था? तो कहाँ पर बनवाया था? तो याद रखना सोनीपत। आगे देखिए बताया गया कि नादिर शाह ने जब भारत पर मुगलों के ऊपर आक्रमण किया तब बताया गया कि उस दिन क्या हुआ, क्षेत्रों में शक्तिशाली सहयोग था, किसका सहयोग मिला? तो याद रखना किसका, मराठ सिख जाट ये तीनों लोग सहयोग किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबका क्लास 7 जो हिस्ट्री सभी चैप्टर इसको ख़त्म किए। तो चलिए अब आगे मिलते हैं कल 7 के जियोग्राफी को संपूर्ण पाठ को लेकर।